पच्चीस दिसंबर की रात थी। मार्था, पीटर, जेम्स और रुमेसा चर्च में क्रिसमस की प्रेयर्स करने के लिए अपने घर से निकले। चर्च पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए, इसलिए पीटर ठंड भरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पूरी तेजी से अपनी कार को भगाने लगा। अरे बस करो पीटर, चर्च आने वाला है, प्लीज कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। मार्था के ऐसे कहते ही अचानक अपने आप ही उनकी कार बहुत तेज ब्रेक के साथ चर्च के पास में बने कब्रिस्तान के बाहर रुक गई। अरे डफर, ये तुमने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी क्यों रोक दी? पागल हो गया? अरे यार, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, शायद खराब हो गई है। चलो ना, 2 ही कदम पर तो चर्च है, उतर जाओ गाड़ी से, पैदल चलते हैं। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई साया उनके साथ साथ चल रहा हो। तभी रुमेसा को अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई बड़ी ही दबी सी आवाज में उसका नाम बार बार पुकार रहा हो। तुम लोग प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब तक चर्च नहीं पहुंचूंगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। रुमेसा के ऐसे कहते ही अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ गई, जो उनकी तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मिमियाने लगी। ओह गॉड, इस बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया। चर्च उन सब से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर ही था। वो उस बिल्ली को नजरअंदाज कर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सभी लोग चर्च के अंदर से बाहर की ओर भागने लगे। अरे यार, ये सब इस तरह से चर्च में क्यों भाग रहे हैं? एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। पीटर ने जैसे ही चर्च के पास जाकर देखा तो चर्च की दीवारों से बुरी तरह से खून टपक रहा था। और जब पीटर ने चर्च में लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ देखा तो उसने देखा कि गॉड की आंखों से भी बुरी तरह खून बह रहा है। वो उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने चर्च के फादर को गॉड की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उनकी आंखों से बहते हुए खून को दिखाया। फादर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने आज से पहले चर्च की दीवारों और गॉड की आंखों में ऐसे खून बहते कभी नहीं देखा। मुझे इन्हें ऐसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। माय चाइल्ड, गॉड के इन आंसुओं से मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। पीटर अपने दोस्तों के पास आया और उसने उन सबको फादर की कही हुई बातें बताई, लेकिन जेम्स फादर की उन बातों को मनगढ़ंत कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, कभी सुना है क्या कि चर्च की दीवार और गॉड की मूर्ति से आंसू निकल रहे हो? फादर को चर्च जल्दी बंद करना होगा, इसलिए कुछ नाटक किया होगा। दिस इज नॉट फनी जेम्स, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कैसे? गाड़ी तो हमारी पहले ही खराब हो चुकी है, और तो और मेरा मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? ना तो हम चर्च के अंदर आ सकते हैं और ना ही इस रोड पर रुक सकते हैं। पता है ना कितने क्राइम होते हैं यहाँ। यहाँ रुके तो सुबह तक ऊपर ही जाएंगे। तब तो रात बिताने के लिए हमारे पास एक ही सेफ जगह है, वो देखो कब्रिस्तान। बेचारे लोग आराम से सोते हैं उसके अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर तो क्राइम होने का डर भी नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर आने से पहले तो क्रिमिनल के भी पसीने छूट जाएंगे। चलो यार, वैसे भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सोच कर आए थे और कहाँ जाना पड़ रहा है? इतना कहकर वो चारों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी अचानक उन्हें कुत्तों के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। उन चारों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो चमगादड़ों का एक झुंड अचानक उनके पास आकर उनके सर पर मंडराने लगा। अरे बाप रे बाप, ये चमगादड़ का झुंड कहाँ से आ गया? अरे लकड़ी उठाओ और भगाओ इन्हें यहाँ से। अगर एक बार ये शरीर से चिपक गए तो आफत हो जाएगी। उन सभी ने वहां पर पड़ी लकड़ियों को उठाया और चमगादड़ों पर हमला करने लगे। लकड़ियों के डर से चमगादड़ तो वहां से भाग गए,
लेकिन तभी रुमेसा का पैर अचानक लड़खड़ाया और वो एक कब्र पर जाकर गिर गई। कब्र पर गिरते ही वो अचानक और जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गई। अरे अरे, तू तो ऐसे डर के भागा ही जैसे उस कब्र की आत्मा तेरे अंदर ही प्रवेश कर जाती। मार्था के इतने कहते ही जेम्स और पीटर भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या मजाक है ये यार। तभी न जाने जेम्स के मन में क्या खुराफात सूझी कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मजाक उड़ाते हुए उनकी नकल करने लगा। मैं भूत हूँ, डरो मुझसे, डर लग रहा है मुझसे तुम्हें। अरे तुम लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो तो जरूर देखी होगी, वो लोग जो हर जगह जाकर हॉन्टेड बता देते हैं। मुझे तो उन लोगों की बात पर कभी ट्रस्ट नहीं होता। जब एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उसकी मौजूदगी का एहसास भला किसी को कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। चलो आज इस कब्रिस्तान में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी। हेलो स्पिरिट्स, मेरा नाम है मार्था। देखो, अगर हमारे पास कोई भी मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। इतना कहकर मार्था बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक कौवों के एक झुंड ने आकर मार्था पर हमला कर दिया और वो घबराकर जेम्स और पीटर की ओर भागने लगी। तभी अचानक रुमेसा ने मार्था के बालों को बड़ी ही जोर से खींचते हुए उसे दूर जमीन पर फेंक दिया और वो उन सभी की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरी तरह सफेद पड़ गया, जैसे उसका शरीर न जाने कितने सालों से किसी कब्र के अंदर दफन हो। ये तुम्हें क्या हो रहा है रुमेसा? देखो रुमेसा, अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो तो प्लीज इसे बंद कर दो। हमें सच में बहुत डर लग रहा है। नो 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 नो, मैं रुमेसा नहीं हूँ। भूल गए? तुम्हारे इस प्यारे दोस्त ने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। पहले तो इस बेवकूफ लड़की ने मेरी कब्र पर गिरकर मुझे गुस्सा दिलाया और उसके बाद तुमने खुद मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब अगर कोई मुझे इतने प्यार से बुलाएगा तो मुझे तो उसके पास आना ही पड़ेगा ना। रुमेसा के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान में उगी झाड़ियां अचानक बड़ी होने लगी और धीरे धीरे करके वो झाड़ियां मार्था के शरीर तक पहुंच गई और उन झाड़ियों में मार्था का पूरा शरीर बुरी तरह जकड़ने लगा। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुमेसा, ये क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मार्था, प्लीज पहचानो मुझे। दर्द के मारे मार्था का बुरा हाल हो रहा था। झाड़ियों की जकड़ की वजह से उसका शरीर अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों की जकड़ से कुछ ही देर में उसके शरीर से बुरी तरह खून बहने लगेगा। जेम्स और पीटर को भी उसे देखकर उस पर तरस आने लगा और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी रुमेसा ने उन दोनों को पकड़कर वहां से दूर फेंक दिया और उन दोनों का सर एक कब्र से जाकर टकरा गया। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हम सब तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना कहकर रुमेसा कब्रिस्तान में दफन हुई कब्रों को बड़े ही भयानक तरीके से घूरने लगी। तभी अचानक कब्रों के अंदर दफन हुए मुर्दा शरीर खुद ब खुद कब्रों से बाहर निकल कर आने लगे। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर जेम्स, पीटर और मार्था की रूह कांप गई। इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, तभी उन आत्माओं ने जेम्स और पीटर के शरीर पर वार कर दिया और वो आत्माएं उन दोनों के शरीर पर बुरी तरह हावी हो गई। रुमेसा की तरह ही अब उन दोनों का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग में बदल गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को जेम्स, पीटर, प्लीज प्लीज होश
होश में आओ, उन आत्माओं को खुद पर हावी मत होने दो। उन सभी की ऐसी हालत देखकर मार्था बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे अब उसका शरीर भी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वो बार बार पीटर और जेम्स का नाम पुकार कर उन आत्माओं को उनके शरीर पर हावी होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों के शरीर पर हावी हुई वो आत्माएं लगातार मार्था की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी मार्था डर के मारे गॉड का नाम पुकारने लगी। ओह लॉर्ड जीसस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए। मार्था के ऐसे कहने से जेम्स और पीटर के शरीर में प्रवेश की वो आत्माएं अचानक रोमेसा से दूर जाने लगी। तभी मार्था ने जोर जोर से उन तीनों के सामने गॉड का नाम लेना शुरू कर दिया और वो बार बार बाइबल के कुछ वर्सेस को तेज आवाज में दोहराने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां पास से गुजर रहे एक पादरी का ध्यान कब्रिस्तान की ओर पड़ा। जब उन्होंने कब्रिस्तान की ओर देखा तो वो दौड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। ओह नो, अगर रात 12 से पहले इन आत्माओं ने इन बच्चों के शरीर को नहीं छोड़ा तो ये आत्माएं इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। मुझे इसी वक्त इन सब के शरीर पर होली वाटर छिड़कना होगा, नहीं तो इन शैतानी आत्माओं को इनके शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर फादर जैसे ही होली वाटर की बोतल को ढूंढने लगे, तभी उन्हें याद आया कि होली वाटर की बोतल तो वो चर्च के अंदर ही भूल चुके हैं। इसलिए वो वहां से बड़ी ही तेजी से चर्च की ओर बढ़े और उन्होंने चर्च पहुंचकर जल्दी से वहां से होली वाटर की बोतल को उठाया और चर्च से निकलने से पहले उन्होंने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की, जिनकी आंखों से अभी भी खून के वो आंसू लगातार बह रहे थे। गॉड, आप अपने सभी बच्चों की रक्षा करना, उन शैतानी आत्माओं से उन सभी की रक्षा करना। इतना कहकर फादर गॉड के सामने हाथ जोड़कर फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़े और उन्होंने कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाइबल के वर्सेस को बोलना शुरू कर दिया। मार्था और फादर दोनों मिलकर तेज आवाज में उन वर्सेस को दोहराने लगे। तभी जेम्स, पीटर और रोमेसा का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा और वो तीनों तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। इससे पहले कि वो आत्माएं किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, फादर ने उन सभी पर होली वाटर को छिड़क दिया। होली वाटर उनके शरीर पर पड़ते ही वो आत्माएं काले साए की तरह उन सभी के शरीर से निकलकर वापस उन कब्रों में समा गई। तभी फादर ने मार्था और अपने शरीर पर भी होली वाटर को छिड़क दिया ताकि कोई भी आत्मा उनके शरीर पर हावी ना हो सके। फादर और मार्था जैसे तैसे उन तीनों को लेकर चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट की आंखों में अब खून भरे वो आंसू नहीं थे और चर्च की दीवारें भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब गॉड के बच्चों पर आया वो संकट अब खत्म हो चुका था। गॉड ने सही समय पर अपने दूत फादर एंथनी को उनके पास भेजकर आज उन सब की जान को बचा लिया था। हे गाइस, मैं हूं अक्षित और ये कहानी मेरे साथ हुई पास्ट में रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो ये बात है 2016 की, जब मैं 12th क्लास में था। वहाँ हमारे फेवरेट सर थे, निखिल सर। कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना जो टीचर के साथ साथ आपके दोस्त भी होते हैं। निखिल सर वैसे ही थे। क्लास में वो हमको मैथ्स पढ़ाते थे और क्लास के बाद हम उन्हीं के पास ट्यूशन जाकर पढ़ते थे। निखिल सर पंडित भी थे और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें जानते थे जिनसे बहुत सारे लोग अनजान थे। निखिल सर ट्यूशन अपने घर में ही पढ़ाया करते थे। मैं और मेरे दो दोस्त तुषार और मुदित, हम तीनों क्लास में भी साथ बैठा करते थे एंड ट्यूशन में भी साथ ही जाया करते थे। एक बार निखिल सर हमें ट्यूशन में पढ़ा रहे होते हैं कि हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आज मत पढ़ाओ, आज ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ना। निखिल सर भी हमको पढ़ाना बंद कर देते हैं और हम सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। बातें कब भूत की होने लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता कि तभी हमें निखिल सर कुछ ऐसी बातें बताना शुरू करते हैं जिन्हें सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी गली में एक घर है जो कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था, क्योंकि उस घर में किसी का साया दिखाई देता है और कुछ डरावनी आवाज़ें भी आया करती हैं। वहाँ के जो मकान मालिक थे, ये सब उनके साथ जब होना शुरू हुआ
तो उन्होंने उस घर को ताला लगाकर रातों रात ही कहीं और शिफ्ट कर लिया। और उस दिन के बाद से काफी लोगों को यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हुई महसूस हो रही है। निखिल सर ने बताया कि उन्हें उस घर में अभी तक अलग या अजीब सा कुछ महसूस नहीं हुआ है, पर 2 दिन पहले ही उनकी मम्मी को उस घर में लाइट ऑन दिखी थी, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि उस घर की लाइट्स हमेशा ऑफ ही रहती थी क्योंकि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं था। और उस घर में लाइट्स का ऑन होना ये मम्मी को बहुत अजीब लगता है। अब निखिल सर की मम्मी वहाँ पर देखे जा रही थी कि कहीं मकान मालिक वापस तो नहीं आ गए उस घर में रहने के लिए, पर उनको वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक काले रंग की शैडो दिखती है जो कि बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी होती है, करीबन 2 इंसान जितनी बड़ी। ये देख के निखिल सर की मम्मी बहुत डर जाती है और जल्दी से नीचे आ जाती है और पूरे परिवार को ये घटना बताती है। आजकल गली में माहौल भी ऐसा चल रहा है कि उस बात से इनकार नहीं कर सकते और तब से रात को भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता है गली में। ये सारी बातें मुझे और मेरे दोस्तों को मजाक लग रही थी। हम में से कोई भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। हमें लगता था कि निखिल सर हमसे मजाक कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद मैं, तुषार और मुदित ट्यूशन में जल्दी आ गए थे। अभी ट्यूशन को चालू होने में करीबन 30 मिनट तक बचे हुए थे, तो हम बस ऐसे ही बैठे हुए थे और वहाँ पर हमारा एक दोस्त आता है जिसका नाम शेखर होता है। शेखर बहुत डरपोक टाइप का इंसान था और तब शेखर हमसे कहता है, अक्षित, निखिल सर ने जो बातें बताई थी वो सुनने के बाद तुझे यहाँ आने में डर नहीं लग रहा क्या? नहीं यार, किस बात से डर लगेगा? सर ने बताया था ना, गली के उस बंद घर में कुछ अजीब सा होता है। ब्रो इतना मत डर यार, हम सब तेरे साथ ही हैं, ऐसे मत डर अगर। पर शेखर फिर भी बहुत डर रहा था, जैसे मानो उसने भी कुछ देख लिया हो। शेखर हमको थोड़ी देर बाद बताता है कि उसने भी गली में किसी की प्रेजेंस फील करी है, जिसकी वजह से अब उसे ट्यूशन आने में बहुत डर लगता है और अब से वो ट्यूशन नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर बाकी बच्चे भी डर गए थे, मानो जैसे सबके चेहरे पर दिख रहा हो कि अब से वो भी यहाँ नहीं आना चाहते। ये सब देखकर मुझे निखिल सर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाते थे, बट अब सिर्फ कुछ र्यूमर्स की वजह से उनकी आधी क्लास अब से पढ़ने नहीं आएगी और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैं पूरी क्लास के सामने चैलेंज कर देता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मजाक ही है और हम ये साबित करके दिखाएंगे। मैं, मुदित और तुषार उस घर में जाएंगे और जो खिड़की निखिल सर के घर से दिखती है वहाँ पर जाकर हम हाथ हिलाएंगे और अगर हमने ऐसा कर लिया तो समझ जाना यहाँ कुछ भी नहीं है। वेल, ऐसा ही होता है। ट्यूशन खत्म होने के बाद मैं, तुषार और मुदित चुपके से निखिल सर की छत पर चले जाते हैं और हम एक छत से दूसरी छत पर चढ़ के फाइनली उस घर की छत में पहुंच जाते हैं। अब हम उस घर के ऊपर खड़े हुए थे और टेरेस वाला गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वियर्ड बात ये थी कि वो दरवाज़ा जस्ट हल्का सा हाथ लगाते ही खुल जाता है, मानो किसी ने उसे पहले से ही खोल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा वहाँ पर पहले से ही वेट कर रहा हो। वेल, हम जैसे ही छत के नीचे उतरते हैं और घर के 2nd फ्लोर में एंटर करते हैं, हमें वहाँ अचानक से बहुत ठंड सी लगने लग जाती है, जैसे मानो किसी ने AC चला दिया हो। हम बस उस खिड़की को ढूंढ रहे होते हैं, पर न जाने क्यों वो खिड़की मिल ही नहीं रही होती है। उस फ्लोर में 3 रूम्स होते हैं, तो हम तीनों उस खिड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग रूम्स में चले जाते हैं। वेल, मेरे वाले रूम में कोई खिड़की नहीं होती है और ना ही तुषार वाले रूम में। हम वापस हॉल में आते हैं, पर हम नोटिस करते हैं कि मुदित वापस नहीं आया है। हम उसका वेट करते हैं, करीबन 5-7 मिनट हो जाते हैं, पर मुदित अभी भी वापस नहीं आया होता है। अब हमें चिंता होने लगती है, तो हम मुदित को ढूंढने के लिए उसके रूम में एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि मुदित को वो खिड़की मिल गई है और वो उस खिड़की को चुपचाप खड़े होकर घूर रहा होता है। हम खिड़की के पास चले जाते हैं। अब हम खिड़की के पास जाकर हाथ हिलाने लग जाते हैं, ये सोचकर कि बाहर से ट्यूशन वाले देखेंगे और जो सबका भ्रम है वो दूर हो जाएगा। बाहर से सब खिड़की की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मानो उन्हें हम दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे यार, इन सबको हम यहाँ से हाथ हिलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? जो सब ऐसे खिड़की की तरफ देख रहे हैं जैसे मानो हम यहाँ है ही नहीं। इसके बाद तुषार अब हॉल की तरफ चल पड़ता है। मैं भी उसके पीछे जाने लगता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि मुदित अभी भी वहाँ खड़ा हुआ है। चल ब्रो, चलते अब यहाँ से। तुझे सही में लगता है ये सब सिर्फ एक वहम है? और ये बोलकर वो अपना फेस टेढ़ा करके अजीब सी स्माइल करता हुआ मुझे देखता है। वेल, वो देखकर मुझे बहुत अजीब फील होता है कि तभी मुझे तुषार के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं भागकर तुषार के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि मुदित हॉल में बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
अगर मुदित यहाँ है तो अंदर अभी जो हमारे साथ था वो कौन था? अब मैं और तुषार भी डरने लगते हैं और हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती कि हम वापस जाकर उस रूम में देखें कि असल में वहाँ मुदित नहीं तो कौन था। और हम भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि मुदित अकेला छूट जाएगा। मुदित को उठाकर छत क्रॉस करके वापस आना भी इम्पॉसिबल था। हम निखिल सर को कॉल करके सब बता देते हैं। जब उनको ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। वो मेन गेट पर जाते हैं और मेन गेट के ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ समय तक ताले को मारने के बाद वो ताला टूट जाता है और निखिल सर अकेले ही उस घर में आ जाते हैं। अब वो सेकंड फ्लोर पर आते हैं और मुदित को बेहोश देखकर सर कहते हैं, तुम दोनों थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। और जैसे ही मैंने कहानी के शुरू में बताया था कि निखिल सर को वो चीज़ें पता है जो बाकी लोगों को शायद ना पता हो। निखिल सर हमारे सामने ही ज़मीन पर एक लाइन खींचते हैं और हाथ में गंगा जल लेकर वो कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर उस गंगा जल को मुदित के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल छिड़कते ही मुदित को होश आ जाता है और फिर हम चारों उस भूतिया घर से बाहर आ जाते हैं। निखिल सर की वजह से लकीली हम तीनों सेफ थे और अब हम तीनों को भी भूत प्रेत जैसी इन सब चीज़ों में विश्वास हो चुका था। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर गुरु ने शेयर की है। ये कहानी बागडंडा गांव की है। ये इलाका पुरुलिया जिले में है। बागडंडा गांव में रवि नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। ये बात साल 2007 की होगी जब रवि माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक शाम जब रवि ट्यूशन से लौट रहा था तब उसने एक नदी के सामने दो घुंघराले बाल वाले छोटे कद के लोगों को देखा। रवि एक शरारती लड़का था, इसलिए उसने सोचा कि ये दोनों उसके गांव के ही बच्चे हैं तो उनसे थोड़ी मस्ती की जाए। ये हमारे गांव के बच्चे इधर नदी के पास क्या कर रहे हैं, चलो इनकी थोड़ी टांग खींचते हैं। रवि ने मजाक में उनके बालों को हाथ लगाया तो वो दोनों तुरंत पीछे पलट गए। उन्हें देखकर रवि बुरी तरह घबरा गया। रवि ने आज तक अपने बुरे सपने में भी कभी ऐसे डरावने चेहरे नहीं देखे थे। कोई मुझे बचाओ, कौन हो तुम लोग? दरअसल वो घुंघराले बाल वाले कोई इंसान नहीं थे, वो बौने भूत थे जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। घुंघराले बाल, बड़े बड़े नाखून, उनकी लाल आंखें बिल्कुल आग की तरह चमक रही थीं। वो भयानक मंजर देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। वो दोनों बौने भूत घबराते हुए रवि के ऊपर झपट गए और उसे अपने नाखूनों से नोचने लगे। रवि अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे उन शैतानों से बचकर अपना बैग और साइकिल वहीं छोड़कर भाग गया। घर पहुंचते ही रवि ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। रवि के माता पिता उसकी बात पर विश्वास न करते हुए उसे मजाक में ही टाल देते हैं। हाँ, पता है, ये भी स्कूल ना जाने का कोई बहाना है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। अगले ही दिन रवि को तेज बुखार हो गया। उसके पिताजी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है, इसे बुखार हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, समय से दवाई लेने पर ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से दवाइयां लेकर रवि और उसके माता पिता घर आ जाते हैं। 4-5 दिन तक रवि को दवाइयां देने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं होता तो उसके घर वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रवि के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण उसकी ये हालत हुई है। एक दिन जब रवि का बड़ा भाई किशन बाजार से घर वापस आ रहा था तो उसने उन दोनों बौने भूतों को रास्ते में देखा। उनके थोड़े और करीब जाने पर उसने देखा कि वो दोनों भूत एक मुर्गे को जिंदा ही कच्चा चबा रहे थे। ये देखते किशन दहशत से कांप उठा और किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से भागकर अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपने साथ हुआ किस्सा सबको बता दिया। पिताजी, किशन क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? पिताजी, रवि सच कह रहा था, गांव में 2 बौने भूत घूम रहे हैं। किशन के पिताजी समझ जाते कि ये सब उन शैतानों की वजह से हो रहा है। उन्होंने बांकुड़ा के एक पंडित जी को अपने घर बुलाया
जिन्होंने रवि को एक माला और गंगा जल दिया और कहा, ये माला जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक कोई भी शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे बताए हुए मंत्र को पढ़कर ये गंगा जल उन शैतानों पर फेंक देना, इससे उनका अंत निश्चित ही हो जाएगा। इसके बाद रवि का पूरा परिवार उन शैतानों से दूर होने के लिए उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। हम आज रात ही दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। रात में पूरा परिवार एक ट्रक में बैठकर गांव की सुनसान सड़क से होते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। क्या हुआ, तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? साहब वो सामने देखिए। रवि के पिताजी वहां देखते तो ट्रक के बिल्कुल सामने एक बौना भूत खड़ा होता है। वो डरते डरते नीचे उतरते हैं। तभी पीछे से दूसरा बौना भूत आकर रवि को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से उस भूत का हाथ रवि की माला पर पड़ता है और वो भूत झटके से दूर जाकर गिरता है। रवि माला को हाथ में पकड़कर भूतों की तरफ करता है, जिससे वो भूत डरकर पीछे हटने लगते हैं। रवि के पिताजी को पंडित जी की कही बात याद आती है। वो तुरंत पंडित जी का बताया हुआ मंत्र जाप करने लग जाते हैं और उन बौने भूतों पर गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल पड़ते ही दोनों भूत चीखने चिल्लाने लगते हैं और उनका शरीर भस्म होने लगता है। जल्दी से ट्रक में बैठो सब, हमें यहाँ से निकलना होगा। सब लोग जल्दी से ट्रक में सवार होकर वहां से दूर जाने लगते हैं। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस गांव में उन बौने भूतों को नहीं देखा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।